एक बार तो वो सिमरन के सामने खड़े खड़े ही बेहोश हो गया। उसकी हर हरकत पर पूरा अनाथ आश्रम उस पर हंसने लगा और वो सबके लिए हंसी का पात्र बनकर रह गया। शशांक के सच्चे दोस्तों ने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश भी की। उन्होंने उसके लिए बार बार सही माहौल बनाया ताकि वो अपने दिल की बात सिमरन को बता सके, मगर हर बार शशांक हकलाकर उनके सारी किए कराए पर पानी फेर देता था। और जब कभी उसे ऐसा लगता कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है तो वो बात को बदलकर उस बारे में बात करना शुरू कर देता था जिसके बारे में बात करने के लिए वो कंफर्टेबल फील करता था। जैसे कि डायनासोर। शशांक की इस हरकत पर उसके दोस्त मुंह छिपाते फिरते थे। कई सारी नाकाम कोशिशों के बाद शशांक को ऐसा लगने लगा कि अब उससे ये नहीं हो पाएगा। उसे बहुत ज्यादा बेबसी महसूस होने लगी और एक दिन जब उसके बेस्ट फ्रेंड ने शशांक की ये हालत देखी तो उसे शशांक के लिए बहुत बुरा लगा। उसे शशांक पर दया आने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने तय किया कि अब वो बीच में पड़कर शशांक की मदद जरूर करेगा। इसीलिए शशांक का बेस्ट फ्रेंड एक दिन सिमरन के पास गया और उसने जाने के साथ ही सिमरन से डायरेक्ट पूछ लिया कि बड़े होने पर क्या वो शशांक को एक चांस देगी। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि सिमरन ने भी इसके लिए हाँ कर दिया था, लेकिन सिमरन की एक शर्त थी। उसने कहा जब तक शशांक उसकी फैमिली के स्टेटस को मैच नहीं करेगा तब तक सिमरन के पिता शशांक को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही सिमरन ने स्कूल आना बंद कर दिया। शशांक ने सिमरन के ना आने की वजह पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यहाँ तक कि वो सिमरन के घर जाकर कपूर मेंशन के नौकर से सिमरन के बारे में पूछताछ करता था, लेकिन कपूर मेंशन के सभी नौकर उसे ये कहकर टाल देते थे कि सिमरन बहुत बीमार है और उसकी सौतेली माँ किसी भी अनजान आदमी को घर में घुसने की इजाजत नहीं देती। जिस तरह सिमरन का नाम बोलते ही कपूर मेंशन के नौकर बेहद नफरत से भरा हुआ मुंह बनाते थे, उसे देखकर शशांक को उन पर शक होता था और जिस नाराजगी से सिमरन का नाम लेते हुए उसके बीमार होने की बात करते थे वो देखकर ही शशांक गुस्से से पागल हो जाता था। यही वजह थी कि शशांक ने खुद से वादा किया कि एक दिन वो कपूर खानदान से भी बड़ा बनकर दिखाएगा। शशांक अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए बहुत पीछे चला गया था। अचानक से उसे याद आया कि वो वक्त कब का गुजर चुका है। शशांक ने सिगरेट का एक और कश भरा और धुएं के छल्ले बनाकर फिर से हवा में उड़ाने लगा। शशांक बीते हुए समय के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे किसी के कदमों की आहट अपने पास आती हुई सुनाई देने लगी और वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने अपना सर घुमाकर देखा और उसकी नजर जाकर एक औरत पर टिक गई। वो औरत शशांक के लगभग 1 फुट छोटी थी और उसने बेहद खूबसूरत पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उस औरत की खूबसूरती देखते ही मानो शशांक के दिल की धड़कन रुक गई हो और वो बिना कुछ बोले एक टक अपने सामने खड़ी औरत को देखता रहा। बदले में वो औरत भी एक टक शशांक को घूरती रही। क्या इसे खुद को मिस्टर शशांक वर्मा की तरह इंट्रोड्यूस करना चाहिए या उसे बता देना चाहिए कि वो कोई और नहीं बल्कि सिमरन के अतीत का एक खूबसूरत हिस्सा है। अचानक से शशांक की दाईं आंख फड़की और जो कुछ भी कहने वाला था वो सब भूल गया। ऐसा लग रहा था कि मानो शशांक ने जो कुछ भी बोलने के लिए सोचा हुआ था वो सब अचानक उसके दिमाग से गायब हो गया था। क्या तुम मेरे नए ड्राइवर हो? सिमरन ने शशांक से पूछा और ऐसा कहते हुए सिमरन ने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी शशांक की तरफ फेंकी। शशांक के पास बने कैच करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद सिमरन ने उससे कहा जल्दी चलो, गाड़ी स्टार्ट करो, ड्राइव करो, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। सिमरन इतनी जल्दी में थी। उसके बाद सिमरन ने उससे कहा जल्दी चलो, गाड़ी स्टार्ट करो और ड्राइव करो, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। सिमरन इतनी जल्दी में थी कि शशांक के पास सिमरन को पैसेंजर सीट की तरफ जाते हुए देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रुकिए मिस सिमरन। शशांक ने तुरंत पलटकर देखा और उसकी नजरें अपनी सेक्रेटरी रूपाली से मिली। आंखों ही आंखों में इशारे करके शशांक ने रूपाली को इतनी खतरनाक लुक्स दिए, ऐसा लग रहा था मानो शशांक आंखों ही आंखों में रूपाली से कह रहा हो कि अगर तुमने सिमरन को मेरी सच्चाई बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। हाँ बोलो, सिमरन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। सिमरन को मुस्कुराता हुआ देखकर शशांक तो वर्डलेस हो गया।
वो सिमरन के बगल में खड़े होकर उसे एकटक निहार रहा था। शशांक का दिल बहुत तेजी के साथ आवाज करता हुआ धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी खिड़की के शीशे पर बड़ी तेजी के साथ एक ओले का टुकड़ा आकर टकराया हो। शशांक की धड़कनों की आवाज इतनी तेज थी कि उसके सामने खड़े होकर उसकी सेक्रेटरी ने क्या कहा उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। उसे अपनी सेक्रेटरी के शब्द सुनाई ही नहीं दिए थे। हे, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अंदर चलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ, सिमरन ने कहा। सिमरन की ये बात सुनकर शशांक को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अपने सपनों की दुनिया से खींचकर बाहर निकाल दिया हो, और वो तुरंत ही सिमरन की बात मानकर उसकी ब्लैक ऑडी में चुपचाप ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी सेक्रेटरी रूपाली वहां से कब गई। मुझे तुरंत मेरे अपार्टमेंट लेके चलो, और हाँ, थोड़ा जल्दी करना, और अगर हम 15 मिनट से कम समय में मेरे अपार्टमेंट पहुंच गए तो मैं तुम्हें उस पर एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगी, सिमरन ने शशांक को ड्राइवर समझते हुए कहा। ऐसा कहने के बाद सिमरन ने अपनी आंखें बंद की और अपने माथे पर अपनी उंगलियां इस तरह से फिराने लगी जैसे खुद का ही सर दबा रही हो। ये मल्होत्रा खानदान अब सिमरन को सर दर्द देने लगा था। सिमरन को लग रहा था कि उसे जल्द से जल्द मल्होत्रा फैमिली से अपना पीछा छुड़वाना होगा, और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना होगा कि अगर उन्होंने कभी उसे परेशान करने की कोशिश की तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जब सिमरन को ऐसा लगा कि कार चलने लगी है तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने ड्राइवर सीट पर बैठे हुए आदमी को देखने लगी। सामने बैठे आदमी को सिमरन की छोटी सी ऑडी में घुसकर बैठने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उस आदमी की हाइट काफी अच्छी थी, इसलिए उसे ऑडी जैसी कंफर्टेबल कार भी अपने लिए छोटी लग रही थी। ये सब देखकर सिमरन को बेवजह ही हंसी आ गई और उसने कहा, हो ड्राइवर, मुझे यकीन है कि तुम्हें पहले से पता है कि मैं सिमरन कपूर हूँ। आज से मैं तुम्हारी नई बॉस हूँ। सिमरन को यकीन था कि जिस एजेंसी से वो ड्राइवर आया था उन्होंने उसे पहले ही सिमरन के बारे में बता दिया होगा। सिमरन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, तुम भी मुझे अपना नाम और उम्र क्यों नहीं बता देते? और इसके अलावा तुम मुझे अपने बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो।